हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का दूसरा चैप्टर पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं। हिंदी पार्ट 2, इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूं। ठीक है, तो ये पार्ट 2 हम इसमें देखेंगे। तो मैं स्वरों का वर्गीकरण आपको इसमें बताने वाला हूँ। स्वरों के विषय में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एक्चुअल में थोड़ी सी सरसराहट आ रही है, पता नहीं कैसे, आज लाइट की दिक्कत हो रही है यहाँ। चलिए, तो पार्ट 2 इस वीडियो का मैं शुरू करता हूँ। स्वरों के विषय में हम जानेंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण करने के लिए मैं जा रहा हूँ। आप समझेंगे दोस्तों, स्वरों को मैं 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकता हूँ। स्वर 4 प्रकार से मैं वर्गीकृत कर सकता हूँ। 4 प्रकार के मैं स्वर आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं जानूंगा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दूसरे नंबर का जो स्वर होगा उसको हम जानेंगे उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर तीसरे नंबर के स्वर को हम जानेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर। और नंबर 4 पर हम जानेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। वीडियो कंप्लीट अक्षर दिखाई दे रहे हैं, आपको उत्पत्ति के आधार पर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मैं इसको ठीक लिख देता हूं। यहां हम लिख देंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है क्या जी? ये बिल्कुल ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर क्लियर दिख रहा है। तो उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर हमने इनको 4 भागों में डिवाइड किया स्वरों को। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर, इस उत्पत्ति के आधार को मैं और क्या क्या कह सकता हूं, इस बात को आप पहले तो समझें। उत्पत्ति को मैं कह सकता हूं उद्भव के, उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर भी मैं कह सकता हूं। इसके अलावा मैं इसको कह सकता हूं इतिहास के आधार पर। इतिहास के आधार पर। इसके अलावा मैं चौथा नाम इसका दे सकता हूं, इसी का चौथा नाम भी मैं दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं? स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर। ठीक है जी, स्रोत के आधार पर। ठीक है, तो मैं इस उत्पत्ति के आधार को 4 नामों से पुकार सकता हूं। उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम के आधार पर, इतिहास के आधार पर और स्रोत के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास या स्रोत के आधार पर। और उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास या स्रोत के आधार पर जो स्वर होते हैं, मैं फिर से इनको 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। मैं फिर से इनको फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये कौन कौन से होंगे? अब ये कौन कौन से होंगे तो आप समझेंगे। एक तो इसमें हो जाएगा आपका, एक तो इसमें हो जाएगा आपका मूल स्वर। मूल स्वर। दूसरा आपका हो जाएगा संधि स्वर। संधि स्वर। ठीक है जी, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन से हैं मूल स्वर? जरा आप इनको देखें तो ऐसे अनार, छोटी ई से इमली, छोटे ऊ से उल्लू और रैशे ऋषि। रैशे ऋषि, ये जो 4 आपके हैं इनको हम मूल स्वर कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर इनको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ये फिर से कटने लगा, इसको मैं थोड़ा सा और लिखता हूं। मूल कट गया और ऐसे अनार आपका कट गया, तो इसको सॉरी दोस्तों, एक्चुअल में ये मुझे देखना पड़ता है। तो मूल स्वर एक होगा, इसका भाग मूल स्वर। ठीक है जी, तो मूल स्वर को मैंने बताया 4 होंगे। ये कौन कौन से होंगे? ऐसे अनार, छोटी से इमली, छोटे उल्लू और रैशे ऋषि। ठीक है जी, ये 4 आपके मूल स्वर होंगे। अरे फिर से ये कट गया, नीचे कट गया। आज तो भी बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे इस वीडियो में। छोटी इमली, छोटे उल्लू और रैशे ऋषि। आवाज तो क्लियर आ रही है ना? कभी आवाज में भी दिक्कत हो, आवाज तो मुझे लगता है क्लियर ही होगी।
तो ये आपके मूल स्वर होते हैं। अब मैं संधि स्वर की बात करता हूं। मैं किसकी बात करता हूं आपसे? संधि स्वर की बात। तो संधि स्वर को मैं फिर से दो भागों में बांट सकता हूं। संधि स्वर को मैं फिर से दो भागों में बांट सकता हूं। एक को मैं कहूंगा, एक को तो मैं कह दूंगा, क्या कह दूंगा? एक को मैं संधि स्वर को दो भागों में बांटकर एक को मैंने कह दिया संयुक्त, और एक को मैं कह दूंगा दीर्घ। संयुक्त या दीर्घ संधि स्वर, संयुक्त या दीर्घ संधि संयुक्त स्वर। इसका पूरा नाम हो जाएगा संयुक्त संधि स्वर, और इसका पूरा नाम हो जाएगा दीर्घ संधि स्वर। ठीक है, संयुक्त संधि स्वर और दीर्घ संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर और दीर्घ संधि स्वर। ये क्लियर आपको विजुअल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो संयुक्त संधि स्वरों की संख्या अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हो जाएगी 4। कौन कौन से होंगे इसमें? इसमें आपका ए, आई, ओ और आओ, ये आपके संयुक्त संधि स्वर कहलाएंगे। जबकि दीर्घ संधि स्वर की अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या हो जाएगी आपकी 3। और ये कौन कौन से होंगे? अगर हम इनको जाने तो ये कौन कौन से होंगे? तो ये हो जाएंगे आपके आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, विजुअल है ना? अरे ये फिर कटने लगा, इसको मैं ऊपर लिखता हूं। चलो, आ, ये कौन कौन से होंगे? 3, जरा इनको देखें। आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। ठीक है जी, तो ये आपके दीर्घ संधि स्वर हो जाएंगे। अच्छा, दीर्घ संधि स्वर, इसको हम क्या कह सकते हैं? जो समान स्वरों से मिलकर बने, जो समान स्वरों से मिलकर बने दीर्घ संधि स्वर हैं। यानी समान स्वर कैसे? ये जो आ है आपका, ये मिलकर बना हुआ है ए प्लस ऐसे, तो दोनों समान है। ऐसे ही ई आपका मिलकर बना हुआ है छोटी ई प्लस छोटी ई से। ऊ आपका मिलकर बना हुआ है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से। बात को समझ पाए? यानी समान स्वरों से, स्वरों की संधि से मिलकर बने हों उन्हें हम दीर्घ संधि स्वर कहेंगे। और यहां पर अगर मैं देखूं संयुक्त संधि स्वर असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं, असमान। जैसे अगर मैं इस ए की बात करूं तो मुझे लगता है आप इस बात को भली भांति परिचित होंगे। ए आपका बनेगा ए और ई के साथ में, और इसके अलावा आई जो होगा ये आपका बनेगा ए और ए के साथ में। इसके अलावा ओ आपका होगा ए और ऊ के साथ में, और औ आपका होगा ए और ओ के साथ में। ठीक है, तो ये असमान संधि स्वर कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? आपके असमान संधि स्वर कहलाएंगे। तो ये अभी मैंने आपके सामने केवल एक पार्ट का वर्गीकरण किया है, एक पार्ट को पूरा आपको समझा दिया है कि उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर या इतिहास के आधार पर या मैं कहूं स्रोत के आधार पर स्वर कितने तरीके के होते हैं। 2 तरीके के मैंने आपको बताए, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होंगे? ए, आ, ए, ई और ऊ, ए, ई, ऊ और री, सॉरी। ठीक है, और संधि स्वर, संधि स्वर को फिर से मैंने 2 भागों में बांटकर बताया था आपको। एक मैंने बताया दीर्घ संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर में आप आ से अनार आया, बड़ी से इमली आया, बड़े से ऊन आया। इसके अलावा संयुक्त संधि स्वर मैंने आपको बताया जिसमें आपका ए से एड़ी, आई से ऐनक, उ से उखली और औ से औरत आया। ठीक है, इसके अलावा अब मैं दूसरे भाग की बात कर लेता हूं, उच्चारण काल के आधार पर। मैं किसकी बात कर लेता हूं? उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भाग, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भाग। तो मैं इसको रफ करता हूं, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भाग। अगर मैं उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भाग देखूंगा तो उच्चारण काल को मैं दूसरे नाम से भी जानता हूं जिसका नाम है मात्रिक स्वर या मात्रा के आधार पर, मात्रिक स्वर या मात्रा के आधार पर। ठीक है जी, इसका क्या अर्थ है मैं अभी बताता हूं आपको। इनको मैं 2 भागों में बांट सकता हूं। कौन कौन से हो जाएंगे ये? उच्चारण के आधार पर अगर मैं बताऊं आपको, एक हो जाएगा आपका
लघु स्वर, लघु स्वर। एक हो जाएगा आपका गुरु स्वर, गुरु स्वर, लघु स्वर और गुरु स्वर। लघु का ही दूसरा नाम, लघु का ही दूसरा नाम मैं क्या कह दूंगा, इसको मैं कह दूंगा लघु का ही दूसरा नाम, और गुरु का भी दूसरा नाम है दीर्घ, दीर्घ स्वर। ठीक है, और लघु का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक है, लघु का दूसरा नाम ह्रस्व स्वर हो जाएगा और गुरु का दूसरा नाम आप जानते ही हैं दीर्घ स्वर हो जाएगा। अब ए की भी संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से हैं ये, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। गुरु या दीर्घ स्वर की बात करूं अगर मैं, तो इनकी संख्या हो जाती है 7। आप देखेंगे कौन कौन से, सॉरी हाँ, ये 7 कैसे होंगे अभी मैं बता देता हूं। आपका हो जाएगा बड़ी सईक, इसके अलावा बड़े सऊल, इसके अलावा ए, आई, ओ और आओ, ए, आई, ओ और आओ। ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 हुए। अच्छा, 7 में रह गया, यहाँ पर एक रह गया आसनार, आसनार भी इसी में होता है, 7 होते हैं। ठीक है जी, तो आसनार, बड़ी सईक, बड़े उसऊल, ऐसैली, ऐसैन, उसखली, औसौरत, ये आपके दीर्घ स्वर या फिर हम गुरु स्वर कहेंगे। देखिए, अब से पहले जो हमने दीर्घ पढ़ा था वो उसका पूरा नाम था दीर्घ संधि स्वर, जबकि ये है खाली दीर्घ स्वर। बात आप समझ पाए दोनों में अंतर। चलिए इससे आगे हम समझते हैं, इससे आगे हम देखेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। इसको मैं रफ कर दूं कैसा, भाग को भी मैं रफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैं इसको रफ करके अभी आपको बताता हूं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भी हम इनको 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से 2 भाग होंगे देखेंगे जरा। एक हम कहेंगे अभियांत्रिक, अभियांत्रिक स्वर, और एक हम कहेंगे बाह्य स्वर। अभियांत्रिक स्वर और बाह्य स्वर। अभियांत्रिक स्वर को हम फिर से 3 भागों में बांट सकते हैं। अभियांत्रिक स्वर को हम फिर से 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसका एक भाग हो जाएगा मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। ठीक है, और दूसरा जो भाग हो जाएगा जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। और तीसरा जो हो जाएगा आपका ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है, ओष्ठाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, जिह्वा के आधार पर और ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है जी, ओष्ठाकृति के आधार पर, जिह्वाकृति के आधार पर। और चलिए अब मुखाकृति के आधार की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं 4 तरीके के। कौन कौन से, इसमें एक हो जाएगा आपका संवृत, एक हो जाएगा आपका अर्धसंवृत, इसके अलावा एक हो जाएगा आपका अर्धविवृत, और एक हो जाएगा आपका विवृत। इरेज तो नहीं हुआ है, बस इतना मैं आप चेक करना चाहूंगा। अरे फिर से निकल गया, यही तो गड़बड़ हो रही है कि आज ये। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा आज नीचे कर देता हूँ, ये बार बार हमें ये दिक्कत कर रहा है। अगर ये हो जाएगा
थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। अरे हो जा भाई, ये बड़ी समस्या है यार, लेकिन आज मैं इसको करके ही रहूंगा। बहुत देर से इसने परेशान कर दिया है। जरा सा लिखते हैं कि बोर्ड भर जाता है, इतना बोर्ड बचा हुआ है जबकि। अरे कहाँ से होगा यार, हो जा। ये दिखावटी हो रहा है भाई, हो नहीं रहा है मुझसे। अभी ठीक हो गया, अभी कोशिश करिए। चलो देखते हैं अभी इसको हम। ठीक है, अभी ये शायद दिख रहा होगा बिल्कुल। तो ये 4 प्रकार के मैंने बताए, मुखाकृति के आधार पर आप बताएंगे 4 प्रकार के हैं। संवृत है, अर्ध संवृत है, आपका अर्ध विवृत है और विवृत है। संवृत में कौन कौन से वो आते हैं आपके? संवृत में आते हैं आपके, देखिए संवृत का अर्थ है जिसमें मुंह जो है वो लगभग बंद सा रहे, मुंह लगभग बंद रहे, थोड़ा सा ही खुले। तो ई है, बड़ा ई है, छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है। इसके अलावा अर्ध संवृत में देखेंगे जिसमें मुंह आधा बंद रहे, यानी थोड़ा सा खुले, इससे थोड़ा सा ज्यादा खुले। तो आधा बंद किसमें रहेगा? आपका ए है और आपका ओ है, ए है और आपका ओ है। इसके अलावा एक है आपका अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में आधा मुंह खुले, जिसमें आधा मुंह खुले, यानी कि हम बात करें इससे ज्यादा खुलेगा, आधा मुंह खुले। तो आधा मुंह खुलेगा किसमें? आपका ए, और इसमें ए है और इसमें है औ है। ठीक है, उसे ओखली है, ये उसे औरत है। इसके अलावा विवृत की अगर मैं बात करूं तो विवृत में एक ही अक्षर आता है आपका, एक ही स्वर आता है जिसका नाम है आ, जिसमें मुंह अधिक खुले, पूरा खुले मुंह। तो आ, आप देखें पूरा मुंह खुलेगा आ। ठीक है ना, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इनको आप बोल कर भी देखें, अगर मुंह खुलने के आधार पर मेरे मुंह को भी देखें, उसके साथ में आप भी देखेंगे। देखो अगर मैं आ बोलूंगा तो मुंह पूरा खुलेगा, आ पूरा खुला ना। इसके अलावा ए, आई और औ बोलूंगा तो मुंह आधा खुलेगा। इसमें ए आधा खुल गया, आई आधा खुल गया, औ आधा खुल गया, पहले से थोड़ा कम खुला। ए और ओ बोलूंगा तो इसमें थोड़ा सा बंद रहेगा, बंद सा रहेगा, नहीं आधा खुला सा आधा बंद सा। आप देखेंगे इसमें ए और आप देखेंगे इसमें ओ। समझ पाए मेरी बात? अब इनको बोलूंगा तो इनको लगभग बंद मुंह पे भी बोल पाऊंगा मैं इनको। देखो ए, ई, उ, यानी लगभग बंद सा ही था मुंह, ज्यादा मुझे हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी और हम इनको आसानी से बोल पा रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, इसके अलावा जिह्वा के आधार पर अगर मैं देखूं तो जिह्वा के आधार पर आप देखेंगे जिह्वा के 3 भाग होते हैं। एक आपका अग्र, एक आपका मध्य, एक आपका पश्च। तो जिह्वा के आधार पर हमने जो स्वरों को 3 भागों में बांटा हुआ है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। तो यहाँ पर हम देखेंगे अग्र भाग से कौन से बोले जाएंगे, मध्य भाग से कौन सा बोला जाएगा और पश्च भाग से कौन सा बोला जाएगा। ठीक है, तो अग्र भाग की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका ई, बड़ा ई, ए और आई, ये आपके अग्र भाग से बोले जाने वाले स्वर हैं। मध्य भाग से केवल एक ही स्वर बोला जाता है, उसका नाम है ए, और बाकी जो बचे वो सारे किससे बोले जाएंगे, वो आपके पश्च भाग से बोले जाएंगे। जैसे इसमें बचा आपका आ, उ, ओ, आओ, ये सारे के सारे पश्च भाग से बोले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ओष्ठाकृति के आधार पर अगर मैं बात करूं आपसे, ओष्ठाकृति के आधार का अर्थ है मेरे भाई, ओष्ठाकृति के आधार का अर्थ है कि होठों की बनावट के आधार पर, यानी जब हम बोलेंगे तो हमारे होठ बनेंगे, इसमें हमारे होठ इसमें बनेंगे। आप देखें इनको मैं 2 भागों में बांट सकता हूँ। एक आपका विवृत नहीं, किसका, अरे यार इसको क्या बोलेंगे, ओष्ठाकृति के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार और अवृत्ताकार, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। मैं आगे देखता हूं, इसमें जगह है, हम आराम से इसको लिख लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो वृत्ताकार में कौन कौन से आएंगे और अवृत्ताकार में कौन कौन से आएंगे, अब बस हमें ये बात लिखनी है। वृत्ताकार में आपके 4 आते हैं, उ,
बड़ा ओ बड़ा ओ, ये आपके वृत्ताकार में आते हैं। इनको छोड़कर बाकी के जो बचते हैं वो अवृत्ताकार में आ जाते हैं, जैसे आपका ए ओ, इसके अलावा ई ऊ इसमें आ गया, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज नोटिस करा रहा हूं कि उच्चारण के आधार पर जो रे ऋषि है ना, रे ऋषि, उसका वर्गीकरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका कोई शुद्ध उच्चारण नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखें रे ऋषि का मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? चलिए ठीक है, इसमें आप क्या आ जाएंगे, ए और आई, ठीक है। तो सभी में मैंने 10-10 स्वरों की बात करी होगी। इनमें रे ऋषि का कोई उच्चारण नहीं होता, शुद्ध उच्चारण, ठीक है। अच्छा, बाह्य स्वर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बाह्य स्वर को भी मैं दो भागों में बांट दूंगा। एक मैं कह दूंगा मैं सघोष, एक को मैं कह दूंगा अल्पप्राण। सघोष और अल्पप्राण। तो देखिए रे ऋषि को छोड़कर, रे ऋषि का तो वर्गीकरण हमें इसमें करना ही नहीं है। सभी स्वर सघोष हैं और सभी स्वर आपके अल्पप्राण हैं। सभी स्वर सघोष भी सारे हैं, अल्पप्राण भी सारे हैं। तो इसीलिए आपको एक बात याद रखनी है कि सारे के सारे स्वर आपके सघोष होते हैं और सारे के सारे स्वर आपके अल्पप्राण होते हैं। ये वाला वर्गीकरण भी मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे, तो मैं इसको रफ करता हूं मित्रों। इसके अलावा अब हम देखेंगे स्वरों के वर्गीकरण में ही अगला वर्गीकरण, और अगला वर्गीकरण कौन सा है आपका, उच्चारण के स्थान पर। तो उच्चारण के स्थान पर, मैं इस उच्चारण के स्थान पर की बात अगर आपसे करूं तो इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। उच्चारण के आधार पर अगर हम देखेंगे तो कंठ से बोले जाएंगे कुछ, कंठ से, उसके अलावा तालु से, उसके अलावा मूर्धा से, मूर्धन्य, इसके अलावा किससे बोले जाएंगे, कंठ और तालु से, इसके अलावा कंठ और किससे, तालु हो गया, ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से, ठीक है जी, कंठ और ओष्ठ से, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है हमने इसे मूर्धा लिख दिया, कहीं भी ओष्ठ नहीं लिखा, तो ओष्ठ और लिख देते हैं, ओष्ठ, ठीक है। इसमें दंत से आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसा स्वर नहीं है जो दंत से बोला जाता हो। दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता, ठीक है जी। चलिए अब हम इनकी बात कर लेते हैं। कंठ से कौन कौन से बोले जाएंगे, तो ए और आ ये आपके कंठ से बोले जाएंगे। ए और आ जो होते हैं ये आपके कंठ से बोले जाएंगे। जबकि अगर मैं बात करूं आपसे ई और बड़ा ई, ये आपके किससे बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे। इसके अलावा मूर्धन्य की बात करूं तो रे ऋषि जो है वो मूर्धन्य से बोला जाएगा, ठीक है। रे ऋषि आपका मूर्धन्य से बोला जाएगा। ओष्ठ की अगर मैं बात करूं तो आप भली भांति परिचित होंगे कि ऊ और बड़ा ऊ ये बिना होठ के तो बोले ही नहीं जा सकते, इसमें होठ जरूर बनते हैं। आप देखें ऊ और बड़ा ऊ, अगर आप होठों को स्थिर रखना चाहें तो कभी भी आप ऊ नहीं बोल पाएंगे, ऊ बोल ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा कंठ और तालु की अगर मैं बात करूं, कंठ और तालु से बोले जाते हैं आपका ए और आई, ए और आई। और इसके अलावा आपका बचता है कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले, तो उसमें बचता है ओ और आओ, ओ और आओ आपका बचता है कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले,
तो उम्मीद करता हूं ये स्वर का वर्गीकरण वाला पार्ट आपको पूरा समझ आया होगा। मैंने 4 भागों से स्वरों का वर्गीकरण किया है, चारों भागों के अंदर जाकर के मैंने बहुत डीप उनका वर्गीकरण किया है। हम कंप्लीट हिंदी कवर करेंगे और इसी तरीके से कंप्लीट डीप पढ़ते पढ़ते इसको ले जाएंगे। आप बने रहें मेरे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक जरूर करें। ये जो झिलमिल सी हो रही है ना लाइट की, इसका सॉल्यूशन मैं जरूर कर दूंगा। अभी इसमें थोड़ी समस्या आज आ गई जिस वजह से नहीं हो पाई है ये ठीक, इसका लेकिन मैं सॉल्यूशन जरूर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में ये झिलमिल आपको दिखाई नहीं देगी, इसका मैं आपसे वादा करता हूँ।